नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बजट में चुनावी राज्यों के लिए नहीं हो योजना का ऐलान, चुनाव आयोग का केंद्र को निर्देश, विपक्षी दलों ने फैसले का किया स्वागत। अखिलेश यादव को हाईकोर्ट से झटका, 17 जातियों को अनुसूचित जाति के दर्जे पर रोक, अदालत ने कहा राज्य सरकार को नहीं है अधिकार। किसानों का 2 माह का ब्याज माफ, सरकार पर पड़ेगा 660 करोड़ से ज्यादा का भार, कैबिनेट से IIM संशोधन बिल को भी मंजूरी। ब्रेक्जिट पर ब्रिटेन सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद की मंजूरी जरूरी, सरकार के कार्यकारी आदेश को किया खारिज। दक्षिण चीन सागर पर चीन को अमेरिका की चेतावनी, कहा अंतर्राष्ट्रीय हितों की होगी रक्षा, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से हटने का ऐलान। वही देखते हैं पहली खबर। आम बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा। चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी देते हुए सरकार को कुछ निर्देश जरूर दिए हैं। आयोग के मुताबिक बजट में 5 चुनावी राज्यों के लिए किसी भी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकेगा। साथ ही वित्त मंत्री के भाषण में इन राज्यों में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। विपक्ष ने सरकार से आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में 5 चुनावी राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा नहीं की जाए। साथ ही वित्त मंत्री के भाषण में इन राज्यों में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र नहीं करने को कहा है। साल में जो है वो 12 महीने कहीं कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं। बजट जो है किसी एक राज्य का या किसी एक राज्य से रिलेटेड नहीं होता। बजट जो है वो पूरे देश का होता है। इसलिए जो लोग उसको रोकने की बात या जो लोग उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे उसमें तर्क नहीं था, तथ्य नहीं था, बल्कि राजनीतिक उसके कारण थे। आयोग ने सरकार को 2009 की एडवाइजरी की भी याद दिलाई, जिसमें परंपरा के मुताबिक चुनावों से पहले पूर्ण बजट के बजाय लेखानुदान पेश किए जाने की बात शामिल है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार से चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की मांग की है। ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अत्यंत राजनीतिक मत रखती है हर मुद्दे का, इसलिए ये और भी ज्यादा अति आवश्यक होता है कि चुनाव आयोग के आदेश को सिर्फ लिखित आदेश को ही नहीं लेकिन उसकी स्पिरिट को भी आदर सहित आदर पूर्वक उसका पालन किया जाए। We still believe that the presentation of budget should be postponed and BJP or any party in power should not try to take unfair political advantage of the budget announcements. पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और संविधान से जुड़े मामलों के जानकार भी मानते हैं कि सरकार को इन निर्देशों को मानना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के जो इंस्ट्रक्शन है बड़ी क्लियर है, साफ साफ उन्होंने कह दिया कि भाई 5 स्टेट में आप अपनी अचीवमेंट के गुणगान नहीं करें। गवर्नमेंट हमेशा मानती है, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की इम्पोर्टेंस, मॉडल कोड के इम्पोर्टेंस को खूब जानती है और गवर्नमेंट कभी जानबूझ के उल्लंघना करने की कोशिश नहीं करती। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले ही 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाने का फैसला किया था। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल चुनाव के मद्देनजर 1 फरवरी को आम बजट पेश किए जाने का विरोध कर रहे थे और इन मामलों में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने आम बजट टालने की जनहित याचिका खारिज कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरबीर सिंह हैं, जो कि संपादक हैं moneyभास्कर.com से। हरबीर, स्वागत है आपका। अरे, ये जो फैसला है आयोग की ओर से, हालांकि कोर्ट ने क्लियर कर दिया था डेट को लेकर, लेकिन जिन शर्तों के साथ आयोग ने कहा, और पिछली एक मैं कहूं कि पिछले 2012 को लेकर जो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की गई थी उसका भी हवाला दिया। शायद कुछ कहना चाह रहा था आयोग, ऐसा लगता है, और कहते कहते रुक गया। एक्चुअली देखिए, मेरी समझ नहीं आ रहा है कि आयोग का जो फैसला है वो क्यों इस दिशा में किया गया कि 1 फरवरी को बजट पेश हो। 2012 में मार्च में बजट पेश हुआ और बजट में जो भी प्रावधान होते हैं वो एक तरीके से पूरे देश के लिए होते हैं। बिल्कुल।
तो इस बार 1 फरवरी को बजट पेश करने का कोई ऐसा कोई निहितार्थ क्या है क्या नहीं है, उसमें लगता है कि शायद राजनीतिक निहितार्थ ज्यादा है, क्योंकि ये सरकार को पता था कि जो 5 राज्य हैं उनमें चुनाव होने हैं फरवरी और मार्च में, और इसीलिए इसको आपने बजट की प्रक्रिया को 28 फरवरी से फरवरी के अंतिम दिन से ला करके फरवरी के पहले दिन आप ले आए हैं। तो ये कोई ऐसा अचानक नहीं हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि साहब जो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तब तक जो फाइनेंस क्लियरेंसीज होती हैं वो सब आगे निकल जाती हैं, प्रोसेस पूरा होने में मई जून आ जाता है, फिर जुलाई तक पैसा जाता है, तो डिले हो जाता है जो एक्टिविटीज जो है। इसका कोई बहुत ज्यादा यहाँ तर्क बेहतर साबित नहीं होता है, क्योंकि आप किस तरीके से का बजट पेश करेंगे 1 फरवरी को, चुनाव आयोग का क्या विचार है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली की तरह से है कि अगर सरकार बजट जब पेश करती है पूरे देश के लिए करती है, वो कहती है कि हम इनकम टैक्स के स्लैब को कम करते हैं पूरे देश या हम एग्जेम्पशन करते हैं, तो क्या चुनाव आयोग के पास कोई ऐसा पैमाना है या कोई ऐसा एक कवर करने का है कि इन्हें 5 राज्य ढक जाएंगे, उन लोगों तक उसकी जानकारी नहीं पहुंचेगी और उन लोग वहां के जो लोग हैं जो वोटर हैं वो उससे प्रभावित नहीं होंगे। जो बजट होता है केंद्रीय बजट वो पूरे देश के लिए होता है, कोई भी स्कीम बनती है पूरे देश में एक समग्र रूप से लागू होती है। हो सकता है कुछ स्कीम होती है बहुत, और मैं कहता हूँ बहुत ही छोटे कदम होते हैं कि किसी राज्य में आप कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, किसी राज्य में आप कहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो आपका सुविधा यहाँ पर हम लोग देंगे, खासतौर से इसी तरीके का होता है, या कोई प्रोजेक्ट आपने अनाउंस कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जनरली पूरे देश में होता है, इवन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी पूरे देश के लिए होती है। तो या स्वास्थ्य की जो सुविधाएं होंगी या पेंशन आप लोगों को देंगे, जो भी आप करेंगे वो पूरे देश के लिए करेंगे। उसमें आप कैसे कह देंगे कि नहीं ये अभी जो है ये कदम उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और बाकी जो उत्तराखंड जहां चुनाव हो रहे हैं उनके लिए नहीं है अभी। तो बेसिकली अब ये सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकार ये ध्यान रखे कि इन राज्य के जो वोटर हैं उनको कोई ऐसा बेनिफिट ना दिया जाए जो कि वोटों को प्रभावित करे, तो फिर वो बजट क्या पेश करेगी। क्या ये आयोग ये कहना चाह रहा है तो देखिए स्पेसिफिक इन 5 राज्यों के आप अलग स्कीम कोई मायना नहीं हो सकता उसका। मेरा मानना यह है कि बिल्कुल ये चुनाव आयोग का जो फैसला है ये मैं इसको बहुत ज्यादा विवेकपूर्ण फैसला नहीं मानता हूँ। क्या ऐसा हो जाएगा कि आप पिछली बार भी मार्च में बजट पेश हुआ था, बहुत बार पेश होता है, या तो क्या सरकार सिर्फ वोटर अकाउंट पेश करेगी कि सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा पेश करेगी कि हमारी ये इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, बाकी इसके अलावा बजट में जो भी होता है, किसानों के लिए कोई स्कीम होती है कि आप उनको कितना कर्जा देंगे, बुनकरों के लिए कोई स्कीम होती है, जो समाज का कमजोर तबका होता है उसके लिए सोशल वेलफेयर की स्कीम होती है, हेल्थ का है, एजुकेशन का है, या आप कहते हैं कि टैक्स में हम ये बदलाव करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप कस्टम ड्यूटी या एक्साइज में चेंजेस करेंगे या सर्विस टैक्सेस में चेंजेस करेंगे, उसको आप कैसे कहेंगे कि ये इन 5 राज्यों के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर के मुझे समझ नहीं आ रहा कि यही इसको किस तरीके से, और ये देखने की बात होगी क्योंकि शायद देश की डेमोक्रेसी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि केंद्र के बजट में ऐसी घोषणाएं ना हो जो गलत तरीके से वोटरों को प्रभावित करे, क्योंकि उसके 3 दिन बाद ही चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में। तो ये अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जो देश का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें किसी भी वोटर को गलत तरीके से प्रभावित ना किया जाए सरकारी घोषणाओं के जरिए, जब आचार संहिता लगी हुई है तो ये तो अब सारा ओनस इलेक्शन कमीशन पर आएगा, नहीं तो ये देश के जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है उसमें लिखा जाएगा कि ये इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके की अनुमति देकर के किस तरह से डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया। सरकार के निहितार्थ है, वो चाहते हैं कि कुछ इस तरीके की सरकार के घोषणाएं, पहले बहुत बार बजट आया है इस तरह की बिल्कुल इस तरीके से मैं जहां तक मैं करीब 20-22 साल से मैं बजट कवर कर, बल्कि ज्यादा 25 साल हो गए हैं सिंस फर्स्ट बजट 91-92 का, तब से कभी भी चुनाव के वक्त में इस तरीके से बजट नहीं आया है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये तो अब इलेक्शन कमीशन जानेगा कि देश की डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने कितना उसको मजबूत किया है या कमजोर किया है, क्योंकि सरकार को तो अच्छा है, सरकार को अनुमति मिली है तो वो तो कहेंगे कि बजट पेश करें। एक आखिरी सवाल अरविंद की, क्या क्योंकि आप बजट पर भी लगातार नजर रखे हुए हैं, कुछ इस तरह की विपक्ष आशंका जाहिर कर रहा है कि कुछ लोक लुभावनी स्कीम्स की घोषणा हो सकती है जो कि बाद में इम्प्लीमेंट हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन एक आध घोषणा इस तरह की है जिसको लेकर देखिए, एक तो ये है कि तमाम सारे बजट कभी भी वो किसी भी पार्टी के सरकार में आया हो उसमें बहुत सारी घोषणाएं ऐसी होती है जो या तो लागू नहीं हो पाती ठीक से या उनके नतीजे बहुत बेहतर नहीं होते, लेकिन बजट में उनको अनाउंस कर दिया जाता है।
और जाहिर सी बात है कि सरकार के पास एक मौका है और 5 राज्यों में चुनाव है जो कि देश की राजनीति के लिए और केंद्र सरकार की मजबूती के लिए भी आगे जो इनके बचे हैं 2.5 साल उसके लिए भी बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार जरूर चाहेगी कि कुछ ऐसे कदम वो अनाउंस करे जिससे कि उसको राजनीतिक लाभ मिले। बहुत शुक्रिया हरवीर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। शुक्रिया। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में विरोध जारी, चुनी हुई सरकार पर सवाल, जगह जगह प्रदर्शन में उतरे लोग। देखिए देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अरविंद केजरीवाल के चुनाव आयोग को लेकर दिए बयान की दूसरी पार्टियों ने आलोचना की है। जानकारों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर आयोग की चेतावनी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चुनाव आयोग पर दिए विवादित बयान की विपक्षी दलों ने निंदा की है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने पर केजरीवाल की आलोचना की है। अगर आपत्ति की है इलेक्शन कमीशन में तो सही आपत्ति की है। अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक संस्थानों से, संगठनों से इस तरह का बर्ताव करने से बचना चाहिए। जो लोग खुद करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनको हर जगह इस प्रकार की बात नजर आती है और ये एक धिक्कार का विषय है कि इलेक्शन कमीशन जैसे स्वायत्त बॉडी को, इलेक्शन कमीशन जिसकी इंटीग्रिटी पूरे विश्व में जानी जाती है, उसको आप इस प्रकार एक राजनीतिक अखाड़े पे उतार रहे हो। जानकारों का मानना है कि इस मामले में आयोग की चेतावनी को नजरअंदाज करने पर केजरीवाल और उनकी पार्टी पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर आप ये बराबर इसका उल्लंघन करते रहेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो आपका पार्टी सिंबल वो फ्रीज कर सकता है, यानी कि वापस ले लेगा जो सिंबल दिया पार्टी ने। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि प्रतिबंध भी लगाया है। इलेक्शन कमीशन भी चुप रहने वाला तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन के दौरान तो बहुत पावर्स हैं। अगर इलेक्शन कमीशन उस जवाबी कार्रवाई में आ जाए तो दुखी कर देगा। इसलिए इस किस्म की कन्फ्रंटेशन की स्टेज आने नहीं देनी चाहिए। गोवा और पंजाब की रैलियों में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दूसरी पार्टियों से पैसे ले लो, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। जवाब में अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगने की जगह चुनाव आयोग पर लोगों को रिश्वत लेने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, 20 लाख युवाओं को रोजगार और सस्ता अनाज जैसे कई बड़े वादे शामिल हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने इसे जारी किया है। इधर एक बार फिर कांग्रेस ने अकाली दल और बादल परिवार को राज्य की बदहाली के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया। पंजाब में सत्तारूढ़ अकाली दल के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे हैं। किसानों को 10 घंटे मुफ्त बिजली और कर्ज माफी जैसे वादे इसमें शामिल हैं। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना में से जारी करते हुए अमृतसर और मोहाली को आईटी हब बनाने और हर शहर में वाईफाई का वादा किया। सीवरेज, वाटर सप्लाई, कंप्लीट कॉन्क्रीट गलीज एंड सोलर लाइट, कंप्लीट। वी विल मेक पंजाब विलेजेस ऑन पावर विद अर्बन सेक्टर। दैट इज माई नाउ प्रायोरिटी। अकाली दल के घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को जगह मिली है उनमें 20 लाख नौजवानों को रोजगार, मुफ्त प्रेशर कुकर, गैस स्टोव और गैस कनेक्शन, छोटे किसानों को हर साल 2 साल का ब्याज मुक्त कर्ज, 10 रुपए की दर से 5 किलो चीनी, 25 रुपए की दर से 2 किलो घी जैसे वादे शामिल हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की खूब आलोचना की। इधर कांग्रेस ने अकाली दल के घोषणा पत्र को अपने घोषणा पत्र की नकल बताया। वो तो हमारी बातें की हैं, जो हमने कहा है वही उठा के उन्हें कर दी। अगर ये बात करना चाहते हैं किसानों के लिए तो 10 साल से सो रहे थे क्या? वहीं राज्य के अबोहर में रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया। केंद्र में आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस की सरकारें देखी होंगी, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। 2.5 वर्षों का समय हो गया,
कोई भी व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी दिल्ली की सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ। इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य में पहली बार 5 विधानसभा क्षेत्रों में सर्विस वोटरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाने का फैसला किया है। पहली बार हिस्ट्री में 423 इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट जो है ये जो सर्विस वोटर है उनके लिए अपलोड हो गया। अब वो उनके पास ओटीपी जाता है उनके मोबाइल पर, वो डाउनलोड करेंगे और प्रिंट करके अपना वोट कास्ट करके भेज देंगे। बीजेपी और कांग्रेस पहले ही घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। बीजेपी ने छोटे किसानों को कर्ज माफी, गरीब परिवारों को घर देने समेत कई वादे किए हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पानी, रोजगार और ड्रग्स को विशेष मुद्दा बनाया है। राज्य में 4 फरवरी को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को सुल्तानपुर में 2 चुनावी रैलियां की। इस मौके पर अखिलेश ने दावा किया कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीत रहा है और राज्य में अगली सरकार उनकी ही होगी। मैं आपके बीच में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूँ। सुल्तानपुर में आयोजित रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की होगी। मुझे नहीं पता कि हमें कौन हमारा विरोधी पार्टी का है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जो समीकरण अभी है उत्तर प्रदेश में, जनता ने मन बनाया है और खासकर आपने मन बना लिया है। अगर कोई जीतेगा यहां से तो साइकिल वाला जीत करके जाएगा, ये मन बनाया हुआ है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उन्होंने प्रदेश के हित में सारी लड़ाई लड़ी है। बीजेपी पर झूठे वादे करने के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने तमाम चुनावी वादे पूरे करेगी। अभी 2014 के चुनाव में एक ऐसी पार्टी को जिता दिया जिसने कहा कि अच्छे दिन आ जाएंगे। हम सुल्तानपुर के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ अच्छे दिन कहां हैं? कोई हमें बता दे, दाईं तरफ से लेकर के बाईं तरफ, कोई जानता हो अच्छे दिन कहां हैं? पार्टी और परिवार के विवादों को निपटाने के चलते अखिलेश यादव अभी तक चुनाव प्रचार अभियान शुरू नहीं कर पाए थे। मुख्यमंत्री बुधवार को लखीमपुर में चुनावी रैली करेंगे। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश सरकार को हाईकोर्ट से एक झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधाएं देने पर रोक लगा दी है। साथ ही इन जातियों को एससी का सर्टिफिकेट जारी न करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। राज्य सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का निर्देश जारी किया था, जिसे असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार किसानों का 2 महीने का 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज माफ करेगी। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आईएएम संशोधन बिल समेत दूसरे प्रस्तावों को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले किए गए। इसमें किसानों के लिए नवंबर-दिसंबर 2016 के लिए अल्प अवधि कर्ज पर लगने वाले 660 करोड़ 50 लाख का ब्याज माफ करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए नाबार्ड को 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो सहकारी बैंकों के रीफाइनेंसिंग खर्च को उठाएगी। इसके अलावा सरकार ने आईआईएम संशोधन बिल पर मुहर लगा दी है। इसमें छात्रों को डिप्लोमा की जगह डिग्री देने, संस्थान की पूरी स्वायत्तता और जवाबदेही के प्रावधान हैं। इन संस्थानों का प्रबंधन एक बोर्ड के जरिए किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन के अदला बदली को मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत 11.35 एकड़ जमीन का इस्तेमाल पटना एयरपोर्ट के विस्तार के लिए किया जाएगा। सरकार ने प्रगति मैदान में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर के निर्माण पर भी मुहर लगा दी है। इस प्रोजेक्ट में 2254 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि को भी मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन को सस्ता बनाने समेत कई सिफारिशें हैं। साथ ही डिजिटल लेन देन कराने वाले व्यापारियों को करों में राहत देने की बात कही गई है। समिति के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रिपोर्ट में
एमडीआर को खत्म कर डिजिटल लेन देन को नकदी के मुकाबले सस्ता बनाने का सुझाव दिया गया है। जलीकट्टू मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो जनवरी 2016 में जारी सूचना वापस लेने के लिए तैयार है। सरकार ने फैसला तमिलनाडु विधानसभा से पास हुए विधेयक को देखते हुए लिया। केंद्र की दलील पर कोर्ट ने कहा कि जब आवेदन सुनवाई के लिए बेंच के सामने आएगा तब फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार की सूचना के खिलाफ दायर याचिका में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इससे पहले कल जलीकट्टू का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा ने पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दी थी। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दिल्ली पहुंचने पर आज भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनकी अगवानी की। इस साल वो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। उनका भारत आना कई मायनों में अहम है। उनके इस दौरे में कई समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है, जिनमें $75 बिलियन का NIIF है। इस पर MU पर सहमति अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात दौरे के वक्त हुई थी, लेकिन अब तक इस पर दस्तखत नहीं हुए हैं। ब्रिटेन सरकार के यूरोपीय संघ से अलग होने की कवायद को आज बड़ा झटका लगा। ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ब्रेक्जिट मामले में सरकार को संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी। कोर्ट ने सरकार की अनुच्छेद 50 के तहत कार्यकारी आदेश की दलील को खारिज कर दिया। ब्रिटेन सरकार को ब्रेक्जिट मामले में आगे बढ़ने की प्रक्रिया खटाई में पड़ती दिख रही है। ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री थेरेसा मे को ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर लाने के लिए ब्रेक्जिट पर संसद की सहमति लेनी जरूरी है। By a majority of 8 to 3, the Supreme Court rules that the government cannot trigger Article 50 without an act of Parliament authorising it to do so. When the UK withdraws from the EU treaties, a source of UK law will be cut off. कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यकारी आदेश के जरिए अनुच्छेद 50 को प्रभावी बना सकती है और यूरोपीय संघ से अलग होने की बातचीत शुरू कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने फैसले पर निराशा जताई है। Of course, the government is disappointed with the outcome, but we have the good fortune to live in a country where everyone, every individual, every organisation, even government, is subject to the rule of law. हालांकि ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले में स्कॉटलैंड की संसद और वेल्स व उत्तरी आयरलैंड की विधानसभाओं की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। इस मामले में दायर याचिका में दलील दी गई थी कि ब्रेक्जिट पर संसद की सहमति नहीं ली जाती तो ये अलोकतांत्रिक फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर हाल में अपने हितों की रक्षा करेगा। वहीं चीन ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि वो दक्षिण चीन सागर में अपने और अंतर्राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने साफ किया कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा हर हाल में करेगा। I think areas in the South China Sea that are part of international waters and international activities, I think the U.S. is going to make sure that we protect our interests there. So it's a question of if those islands are in fact in international waters and not part of China proper, then yeah, we're going to make sure that we defend international territories from being taken over by one country. इधर चीन ने अमेरिका के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। चीन ने दक्षिण चीन सागर को लेकर अपनी नीति को जायज ठहराया है। 在南海问题上的立场是明确和一贯的，那么我们在南海的行动也是正当合理的，不管别的国家发生什么样的变化，说了什么样的话，想做什么样的事情。 इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया में IS के खिलाफ रूस के साथ सैन्य अभियान चलाने की भी बात कही है। एक और बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका ने व्यापार समझौते ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से खुद को अलग करने का फैसला किया है। सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़े प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। 12 देशों के दस्तखत वाले समझौते को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में अमल में लाया गया था, जिसे ओबामा की एशिया नीति की धुरी माना गया। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि इससे अमेरिकी कामगारों को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के बस सफर में इतना ही। नमस्कार।